नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, राजस्थान कला और संस्कृति की जो अपनी क्लास चल रही थी मित्रों, उस क्लास में आज अपन भाषा बोलियों को कंप्लीट कर चुके थे और आपका प्यार देखते हुए मुझे अब मजबूर होना पड़ गया कि मैं आपके लिए रोजाना हर क्लास को रिकॉर्ड करके आपके लिए उपलब्ध करवाऊं। और जैसे ही दोस्तों ये सारा क्लास आपके लिए रिकॉर्ड उपलब्ध हो जाएंगे मित्रों, तब आपके लिए क्या करना है, क्वेश्चंस की एक श्रृंखला लेनी है। तो सबसे पहले मैं आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं लाडलो। आप सबका प्यार मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है। दोस्तों, मैंने आपसे बस एक ही अनुरोध किया था कि मुझे हौसला आप लोग दोगे। आप जिस चैनल से इस क्लास को पढ़ रहे हो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी भाई बहन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, राजस्थान कला संस्कृति को अच्छे ढंग से रोचक तरीके से पढ़ना चाहता है, अच्छे कंटेंट के साथ पढ़ना चाहता है, तो मेरे साथ जुड़ सकता है। तो कल अपनी बात हो गई थी राजस्थानी भाषा बोलियों को लेकर। आज अपन बात करते हैं राजस्थानी भाषा साहित्य की लेखन की शैलियां। तो साहित्य लेखन की जो शैलियां हैं, साहित्य लेखन की शैलियां, दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें आरपीएससी आपकी और आपकी अधीनस्थ बोर्ड, ये दोनों जो बोर्ड है ना, ये दोनों बोर्ड साहब यहां से क्वेश्चन उठाते हैं। और आजकल आपने देखा होगा विगत प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो साहित्य लेखन की शैली जिसमें राजस्थान का साहित्य लिखा गया है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन लेते हैं साहब, सबसे पहले साहित्य लेखन की जो शैली है अपनी, वो कौन सी है? ख्यात। कौन सी है दोस्तों? ख्यात है। ख्यात होती क्या है इसके बारे में समझना। तो देखिए, राजस्थानी साहित्य में इतिहास परक ग्रंथ होते हैं। इतिहास परक क्या होते हैं दोस्तों? ग्रंथ होते हैं इतिहास परक, राजस्थान साहित्य के इतिहास परक ग्रंथ, जिनकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा एवं वंशावली के चित्रण के लिए करवाया। वो साहब कौन सी शैली में करवाया? आपके ख्यात। कहने का मतलब यह है कि राजस्थान का इतिहास परक जो ग्रंथ होता है, जिसके अंतर्गत राजा महाराजाओं ने अपनी मान मर्यादा, उनके जीवन में उनके चरित्र कैसे थे, उनके कौन से नियम थे, किस प्रकार वो शासन करते थे, मान मर्यादा और अपनी वंशावली को लिखवाने के लिए जिस शैली का उपयोग किया, वो शैली कौन सी कहलाई दोस्तों? आपकी ख्यात कहलाई। पहली बात तो ख्यात क्या होती है? इतिहास परक ग्रंथ होता है जिसमें तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा और वंशावली की चित्रण के लिए करवाया। ठीक है। दूसरी बात, ख्यातों का नामांकरण किसी वंश के नाम से हो सकता है, किसी राज्य के नाम से हो सकता है, या किसी लेखक के नाम से हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बात करूं, राठौड़ारी ख्यात वंश की ख्यात हो गई दोस्तों। जोधपुर राज्यरी ख्यात जोधपुर राज्य की हो गई दोस्तों। मुणौत नैणसीरी ख्यात लेखक के नाम से हो गई। जरूरी नहीं है कि वो लेखक के नाम से ही हो, वो राज्य के नाम से हो, या वो वंश के नाम से हो। ठीक है। तो ख्यातों का जो नामांकरण है वो वंश, राज्यों या लेखक के नाम पर किया जाता है। इतिहास के अनुसार ख्यातों को कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? दो भागों में। ख्यात कितने प्रकार की होती है? अपनी दो प्रकार की। एक तो होती है बेटा कौन सी? संलग्न ख्यात, और एक होती है कौन सी? बात ख्यात। संलग्न का मतलब होता है वह ख्यात जिसमें इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, कोई भी तोड़ा तोड़ी नहीं की जाती, स्टेप बाय स्टेप अगर अपन लिखते जाते हैं, ठीक है, उसको अपन संलग्न कहते हैं। और छोटी छोटी बातों के रूप में जिस ख्यात की रचना की जाती है वो कौन सी कहलाती है? बात ख्यात। ठीक है। तो संलग्न ख्यात, मैंने आपको कहा क्रम अनुसार इतिहास लिखा होता है, वो साहब कौन सी ख्यात होती है? आपकी संलग्न ख्यात होती है। एग्जाम्पल के लिए आपकी दयाल दासरी जो ख्यात है वो कौन सी ख्यात के अंतर्गत आती है? आपके संलग्न ख्यात के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद आती है दूसरी ख्यात कौन सी? आपकी बात ख्यात। इसमें अलग अलग छोटी बड़ी ख्यातों द्वारा इतिहास लिखा जाता है, यानी कि छोटी बड़ी ख्यात जो होती है उनको जोड़कर फिर क्या किया जाता है साहब? इतिहास को लिखा जाता है। वो जो अपने इतिहास को लिखा जाता है वो साहब अपने को ध्यान रखना, वो कौन सी ख्यात है? बात ख्यात है। उदाहरण के लिए बांकीदासरी जो ख्यात है वो कौन सी ख्यात के अंतर्गत आती है? बात ख्यात के अंतर्गत। बात समझ में आई गई होगी। ख्यात कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है संलग्न ख्यात, एक होती है बात ख्यात।
संलग्न ख्यात का मतलब क्या? जिसमें इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखा हो। बात ख्यात का मतलब क्या होता है? छोटी बड़ी ख्यातों को जोड़कर जिससे इतिहास लिखा जाता हो। ठीक है, उसके बाद नोट आपको ध्यान रखना है, ख्यात लेखन का आरंभ मुगल शासक अकबर के समय से प्रारंभ माना जाता है। किसके समय से प्रारंभ माना जाता है? मुगल शासक किसके समय से? अकबर के समय से ख्यात लेखन का क्या माना जाता है? आरंभ माना जाता है। ख्यातों की जो रचना करते हैं दोस्तों, वो किसके द्वारा की जाती है? या तो चारण जाति के द्वारा या कायस्थ जाति के पंचोलियों के द्वारा किसकी रचना की जाती है? ख्यातों की रचना की जाती है मेरे लाडलो। लेकिन अपवाद कौन है ख्यात लेखन में? वो अपवाद है कौन? आपके मूणौत नैणसी। कौन से नैणसी है? मूणौत नैणसी। क्योंकि ये जो थे आपके, ये अपने को ध्यान रखना, ये ओसवाल जाति के थे। कौन सी जाति के थे? ओसवाल जाति के थे। तो वापस से एक बार मैं आपको बता देता हूं, ख्यात क्या होती है। इतिहास परक ग्रंथ होता है जो राजा महाराजा अपनी मान मर्यादा और वंशावली के लिए चित्रण करवाते थे। ख्यात किसी वंश के नाम से हो सकती है, किसी राज्य के नाम से हो सकती है, किसी लेखक के नाम से हो सकती है। ख्यात कितने प्रकार की होती है? दो। एक तो होती है संलग्न ख्यात और एक होती है बात ख्यात। संलग्न का मतलब होता है इतिहास को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है, जैसे दयाल दासरी ख्यात। बात ख्यात का मतलब होता है छोटी बड़ी बातों को जोड़कर इतिहास लिखा जाता है। वो कौन सी होती है? बात ख्यात होती है, जैसे बाकी दासरी ख्यात। ख्यात लेखन का जो प्रारंभ माना जाता है वो मुगल शासक किसके समय से माना जाता है मेरे लाडलो? आपके अकबर के समय से माना जाता है। मूल रूप से जो ख्यात लिखी जाती है वो चारण या कायस्थ जाति के पंचोलियों द्वारा लिखी जाती है, लेकिन अपवाद कौन है दोस्तों? आपकी मूणौत नैणसी। अब राजस्थान में कौन कौन सी ख्यात है उनको देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं दयाल दासरी ख्यात। दयाल दासरी ख्यात को लिखने वाले व्यक्ति का नाम अपने को याद रखना बेटा, कौन है? दयाल दास जी। और इस दयाल दासरी ख्यात के अंतर्गत याद रखना मेरे लाडलो, बीकानेर के राठौड़ों का क्या लिखा हुआ है? इतिहास। प्रश्न आ गया, दयाल दासरी ख्यात का संबंध कौन से राज्य से है? तो बेटा याद रखना, दयाल दासरी ख्यात का संबंध जो है बीकानेर से है। बीकानेर के राठौड़ों का क्या लिखा हुआ है? इसमें इतिहास लिखा है। दूसरा, जोधपुर राजरी ख्यात, और ये लिखी है किसने भैया? आपके मुरारी दान ने। किसने लिखी है मेरे लाडलो? मुरारी दान के द्वारा लिखी गई है। अब इसमें क्या है, तो जोधपुर, जब नाम आ गया जोधपुर का, तो इसमें क्या होगा? जोधपुर राज्य के। इसमें देखिए, इसमें मारवाड़ शासक राव सिंहा से लेकर और मारवाड़ शासक मान सिंह तक का जो इतिहास है वो किसमें वर्णित है साहब? आपके जोधपुर राजरी ख्यात में वर्णित है। यानी जोधपुर राजरी जो ख्यात है इसके अंतर्गत राव सिंहा से लेकर और राजा मान सिंह जी तक का साहब इतिहास जो है वो कौन सी ख्यात में लिखा हुआ है? जोधपुर राजरी ख्यात। और ये लिखने वाले कौन थे? मुरारी दान थे बेटा। उसके बाद मूणौत नैणसीरी ख्यात। तो मूणौत नैणसीरी ख्यात लिखी है किसने मेरे लाडलो? मूणौत नैणसी ने। और मूणौत नैणसी जो थे ये जसवंत सिंह प्रथम के क्या थे? दरबारी कवि। किसके? जसवंत सिंह प्रथम के क्या थे दोस्तों? दरबारी कवि। तो जसवंत सिंह प्रथम के क्या थे? दरबारी कवि थे दोस्तों आपके। ठीक है, अब मूणौत नैणसी को नाम दिया गया है राजपुताने का अब्बुल फजल। ये किसके द्वारा दिया गया है? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा दिया गया है? मुंशी देवी प्रसाद के द्वारा। और मूणौत नैणसी को ही कहा जाता है क्या मेरे लाडलो? तो मूणौत नैणसी को ही कहा जाता है जनगणना का अग्रदूत। किसका अग्रदूत कहते हैं मेरे दोस्तों? तो ये अपने को ध्यान रखना, मैं यहां लिख देता हूं, जनगणना का अग्रदूत। जनगणना का क्या कहते हैं? अग्रदूत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है मुंड्यारी ख्यात। ये बड़ी इंपॉर्टेंट ख्यात है। इस ख्यात के लेखक तो कौन है? कोई चारणों के द्वारा लिखी गई है, लेकिन किसी भी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं है। ठीक है, इसमें राव सिंहा से लेकर और जसवंत सिंह तक के का तो क्या लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ है मुंडारी ख्यात के अंतर। ध्यान रखना, मुंड्यारी ख्यात के अंतर्गत राव सिंहा से लेकर जसवंत सिंह तक के इतिहास लिखा हुआ है। प्लस इसके अंतर्गत मुगल मारवाड़ जो वैवाहिक संबंध हुए हैं उन वैवाहिक संबंधों की भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ से मिलती है? मुंड्यारी ख्यात। दूसरा, बांकीदासरी ख्यात लिखी है किसने साहब? आपके बांकीदास ने। और बांकीदास को कहा जाता है राजस्थान का बीरबल। किसका बीरबल कहते हैं लाडलो? राजस्थान का बीरबल कहते हैं। और ये बांकीदास जी जो थे ये मानसिंह के आश्रित कवि थे दोस्तों। किसके आश्रित कवि हैं? मानसिंह जी के क्या हैं? ये आश्रित कवि हैं। ठीक है साहब, चलिए साहब आगे की बात करते हैं। अगला कौन सा है? अगला आता है, अगली दूसरी जो शैली अपनी वो कौन सी है? विगत। कौन सी शैली है? विगत। तो ये अपनी ख्यात जो साहित्य लेखन की शैली थी वो क्या हो गई? आपकी समाप्त। अब दूसरी जो शैली है साहित्य लेखन की वो कौन सी है? विगत। समझ लेना,
विगत का सिंपल सा अर्थ समझना, विगत का मतलब बड़ा, विगत का मतलब क्या, बड़ा, या इसमें क्या होगा, किसी भी विषय का विस्तृत क्या होगा, वर्णन होगा, साथ साथ में उस समय की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक जानकारी भी साफ प्राप्त होती है। वो साहित्य लेखन की शैली कौन सी होती है आपकी बेटा, विगत होती है। कौन सी होती है, विगत। तो देखिए, ये इतिहास परक ग्रंथ है दोस्तों, जिसमें किसी भी विषय का विस्तृत वर्णन होता है। किसी भी विषय का क्या होता है, विस्तृत वर्णन होता है साहब। उस लेखन शैली को अपन क्या कहते हैं, विगत कहते हैं। वह साहित्य लेखन की शैली जिसमें किसी विषय का विस्तृत वर्णन हो, विस्तृत वर्णन के साथ साथ इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व प्रशासनिक जानकारी भी साहब आपकी क्या है, प्राप्त होती हो। दो चीजों को ध्यान रखना, विगत क्या है, तो इतिहास परक ग्रंथ है जिसमें किसी विषय का क्या होता है, विस्तृत वर्णन होता है। ठीक है। दूसरी बात, इसके अंतर्गत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मारवाड़ा परगनारी विगत, ये एग्जाम्पल के लिए अपने को ध्यान रखना। एग्जाम्पल के लिए मारवाड़ा परगनारी विगत को लिखने वाले लेखक कौन है साहब, आपके मुणौत नैन्सी। अब इस ग्रंथ को आईने अकबरी के समान माना जाता है, आईने अकबरी ग्रंथ के समान माना जाता है। किस समान क्या है, माना जाता है। कौन से ग्रंथ को माना जाता है बेटा, मारवाड़ा परगनारी विगत। क्यों मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि जो आपका आईने अकबरी है, उस समय मुगल शासकों की प्रशासनिक क्या मिलती है, जानकारी, तो इस समय राजपूताने की प्रशासनिक जानकारी मिलती है। और इस मारवाड़ परगनारी विगत को, इस ग्रंथ को राजस्थान का क्या कहा है, गजेटियर। और राजस्थान का गजेटियर कहने वाले विद्वान कौन थे, आर्शकिन थे। कौन थे, आर्शकिन। तो साहित्य लेखन की दूसरी शैली कौन सी है, विगत। विगत का मतलब होता है किसी विषय का विस्तृत वर्णन, साथ साथ में उस समय की, तत्कालीन समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व प्रशासनिक जानकारी, उसको अपन कौन सी कहते हैं, विगत कहते हैं। विगत मारवाड़ा परगनारी विगत लिखी किसने, मुणौत नैन्सी ने है, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है आर्शकिन के द्वारा। ये जो ग्रंथ है ये आईने अकबरी के समान है। दूसरी बात, ये हो गई दूसरी शैली। उसके बाद तीसरी शैली कौन सी है, रासो। सिंपल सी बात याद रखना, कौन सी है, रासो। रासो का मतलब, रासो जो लिखे जाते हैं वो काव्य ग्रंथों में लिखे जाते हैं। तो देखिए, राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ, प्रश्न आ गया कौन सा, काव्य ग्रंथ। ये लो साहब, पकड़ लेना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जैसे प्रश्न पूछा था, काव्य ग्रंथ में गद्य और पद्य आ जाए, क्या आ जाए मेरे लाडलो, गद्य और पद्य आ जाए, तो वो आपकी रासो नहीं होगी, वो लेखन की शैली कौन सी हो जाएगी, बचनिका हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी मेरे भैया, बचनिका हो जाएगी। तो राजा महाराजा की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ जिसमें उनके द्वारा वीरतापूर्ण कार्य, युद्ध अभियानों की संक्षिप्त किसकी जानकारी मिलती हो, वंशावली की जानकारी मिलती है, वो साहब आपकी कौन सी शैली होती है, रासो होती है। तो राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ जिसमें उनके द्वारा वीरतापूर्ण जो युद्ध अभियान किए हैं और उनकी संक्षिप्त वंशावली की जो जानकारी हमें देता है, वो कौन सी शैली देती है, आपकी रासो। एग्जाम्पल के लिए हम्बीर रासो, बेटा यहां से प्रश्न खूब पूछा जाता है। हम्बीर रासो ध्यान रखना, हम्बीर रासो को लिखा है सारंगधर जोधराज के द्वारा। ये अहीरवाटी भाषा में लिखा गया है और ये नीमराणा के राजा चंद्रभान चौहान के क्या थे साहब, दरबारी कवि थे। कौन, सारंगधर जोधराज, जिन्होंने हम्बीर की जो घटना है आपके हम्बीर देव चौहान के बारे में हमसे इनसे क्या मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। हम्बीर रासो हो गया। दूसरा है विजयपाल रासो, ये नल सिंह जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, और ये बयाना कि राजा विजयपाल की वीरता और शौर्यता का क्या करता है, वर्णन करता है। अब कहीं कहीं आप करौली पढ़ते होंगे, क्योंकि तिमनगढ़ जो है वो करौली में है। ठीक है, तो विजयपाल, तो ये अपने को ये ध्यान रखना। ठीक है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, और इसको पृथ्वीराज रासो को पूर्ण किया था किसने, जलहन ने। किसने किया है, जलहन ने। एक तो आपको पता होगा साहब, इसके तहत अग्निकुंड का सिद्धांत, कौन से सिद्धांत की जानकारी मिलती है, अग्निकुंड की। राजपूतों की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है साहब, अग्निकुंड से मानी गई है। कौन से ग्रंथ के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार। सगत रासो गिरधर आसिया के द्वारा लिखा गया है और इसमें महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह व प्रताप की मुलाकात का क्या है, वर्णन है। जब युद्ध में घिर जाता है महाराणा प्रताप, तो वहां से जैसे हल्दी घाटी के युद्ध से निकलता है दोस्तों, तो कुछ चेतक का आगे का पैर क्षतिग्रस्त हो जाता है। क्षतिग्रस्त होने के बाद चेतक उस गति से नहीं भाग पाता जिस गति से पहले चल रहा था, तो कुछ मुगल सैनिक इनके पीछे पड़े हुए थे। तो वहां पर शक्ति सिंह ने इस बात को देखा, तो शक्ति सिंह पहले से ही मुगल दरबार में रहता था दोस्तों,
शक्ति सिंह ने साहब जैसे चेतक नाले को पार करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया, उस समय अपना घोड़ा भेंट किया था शक्ति सिंह ने, नीला घोड़ारा असवार कहा था। उस मुलाकात का जो वर्णन कर रखा है वो किसने कर रखा है? सगत रासो में। खुमान रासो ये दलपत सिंह विजय, ये चित्तौड़ के राजा खुमान सिंह का वर्णन मिलता है। राणा रासो दयालदास मेवाड़ शासकों की संबंधित है। रतन रासो कुंभकर्ण के द्वारा, प्रताप रासो जाचिक जीवन के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद छत्रपति रासो काशी छंगाणी, ठीक है, इसमें बीकानेर का इतिहास जिसमें मतिरे की राड़ का भी क्या मिलता है? सब जिक्र मिलता है। किसकी राड़ का जिक्र मिलता है? मतिरे की राड़। और मतिरे की राड़ का वही दोस्तों 1644, याद होगा अमर सिंह और करण सिंह वाला, है ना? तो ये मतिरे की राड़ का भी जिक्र किसमें मिलता है? छत्रपति रासो। छत्रसाल रासो ये कवि डूंगर सिंह बूंदी के राजा थे। कौन? छत्रसाल। कायम खा रासो, कायम खान ही मुसलमानों के इतिहास के साथ साथ जिस लोक देवता का वर्णन मिलता है इसमें, वो लोक देवता कौन से हैं? लाडलो गोगा जी है। कौन से हो जाएंगे? गोगा जी महाराज। उसके बाद बीसलदेव रासो, और ये जो है आपको ध्यान रखना नरपति नाले के द्वारा लिखा गया। इसमें बीसलदेव और मालवा की राजकुमारी राजमती के प्रेम का क्या है? वर्णन है। ये प्रेम परख ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? प्रेम परख ग्रंथ है, ध्यान रखना। लीलावती रासो लिखा है कवि कुशल धीर ने। तो एक बार वापस से मैं रिवाइज कर देता हूं सारे रासों को। देखिए, रासो जो शैली होती है, और रासो शैली की मैं आपसे बात कर रहा हूं। रासो शैली का मतलब राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ जिनमें उनके वीरता पूर्ण किए हुए युद्ध अभियान या संक्षिप्त वंशावली की जानकारी मिलती है। कौन कौन से रासो लिखे गए हैं? तो रासो अपने को ध्यान रखना, एक तो अपने को याद रखना हम्बीर रासो के लेखक कौन है? सारंगधर जोधराज है बेटा। विजयपाल रासो के रचयिता नल सिंह। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाही। उसके बाद में आप सगत रासो गिरधर आसिया। कुमार रासो दलपत विजय। फिर उसके बाद राणा रासो दयालदास। रतन रासो कुंभकर्ण। प्रताप रासो जाचिक जीवन। फिर उसके बाद छत्रपति रासो काशी छंगाणी। छत्रपाल रासो कवि डूंगर सिंह। कायमखा रासो कवि जान। और बीसलदेव रासो लिखा नरपति नाले ने। और लीलावती रासो लिखा किसने? कवि कुशल धीर ने। ये तीन शैली हो गई, ख्यात हो गई, विगत हो गई और रासो हो गई, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आती है साहब, अगली जो शैली आती है चौथे नंबर पर, वो आती है साहब कौन सी? बेली। बेली में एक चीज, सामान्य सी चीज ध्यान रखना, राजा के साथ साथ सामंत या उच्च कुल के व्यक्ति का जिक्र आ जाए। राजा के साथ साथ किसका जिक्र आ रहा है? सामंत का। वह साहित्य लेखन की शैली जिसमें शासकों एवं सामंतों की वीरता विद्वता, वीरता विद्वता, विद्वता, इतिहास प्रेम, उदारता एवं स्वामी भक्ति तथा वंशावली की जानकारी मिलती है, वो सब लेखन की शैली कौन सी होती है? बेली। साहित्य लेखन की शैली वह शैली जिसमें राजा महाराजाओं के साथ साथ सामंतों की वीरता, उनकी उद्धता, उनका इतिहास प्रेम, उनकी स्वामी भक्ति आदि की जो जानकारी मिलती है, वो लेखन की शैली कौन सी होती है? बेली। राजा के साथ सामंत लेखन की शैली बेली, याद रखना। बेली कृष्ण रुक्मणी ये लिखा है पृथ्वीराज राठौड़ ने। किसने लिखा है मेरे लाडलो? पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा है। एलपी तैसी तोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा है डिंगल का हेरोस। किसका हेरोस कहा है मेरे लाडलो? डिंगल का हेरोस कहा है। और दुर्सा अडा ने इस ग्रंथ को, बेली कृष्ण रुक्मणी रे ग्रंथ को, दुर्सा अडा ने इसको क्या कहा है? 5वां वेद कहा है और 19वां पुराण कहा है। कौन सा पुराण कहा है? 19वां पुराण कहा है। ये अपने को ध्यान रखना बेटा, है ना। कौन सी? ये अपनी कौन सी हो जाती है? बेली हो जाती है। उसके बाद बात, बात का मतलब होता है, जैसे अपने बुजुर्ग कह देते हैं ना कि यार बात कह दो, तो बात का मतलब कोई कहानी या कथा। अब बात का मतलब कहानी या कथा या तो काल्पनिक होगी, अपन कल्पना करके कि एक राजा था, राजा के 7 रानियां थी, गांव में यही कहानियां सुनने को मिलती हैं। या फिर ऐतिहासिक, किसी ऐतिहासिक घटना, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के पापा जी का नाम ये था, माता जी का नाम ये था, उनके घोड़े का नाम ये था, उनकी पत्नी का नाम ये था, फिर उसको कहानी के रूप में कहना। जैसे मैंने कहा, किसी ऐतिहासिक पौराणिक रामायण महाभारत की कोई बात हो, काल्पनिक अपनी कल्पनाओं के द्वारा बनाई कोई बात हो, प्रेम परख यानी प्रेम साहित्य पर आधारित हो, आख्यानों पर बात साहित्य की क्या की जाती है? रचना की जाती है। बात का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है बेटा, अपने को याद रखना, कहानी, या इसको क्या कहते हैं? कथा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कथा। इसमें सामाजिक कुरीतियों की भी क्या मिलती है साहब? जानकारी मिलती है। किसके अंतर्गत? आपके बात ख्यात के अंतर्गत। जैसे बाल विवाह, ठीक है, जैसे आपकी सती प्रथा, जैसे आपकी बहु विवाह,
ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, इन सामाजिक कुरीतियों की भी क्या मिलती है जानकारी। वो साहित्य लेखन की शैली कौन सी होती है दोस्तों, आपकी बात होती है। बात का मतलब ध्यान रखना, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या काल्पनिक या प्रेम आख्यानों पर आधारित साहित्य की जो रचना की जाती है, उसके अंतर्गत सामाजिक कुरीति जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, बहु विवाह, दहेज प्रथा आदि का जो उल्लेख मिलता है, वो साहित्य लेखन की शैली कौन सी है। बात बात आपको ध्यान रखना, जैसे ये लिखा गया है प्रेम परख विषय पर, बीरमदेव सोनगरारी बात, और ये लिखी है किसने, पद्मनाभ ने। किसने लिखी है मेरे लाडलो, पद्मनाभ ने लिखी है। इसमें बीरमदेव और फिरोजा की क्या है, प्रेम कहानी। बीरमदेव और फिरोजा की क्या है मेरे लाडलो, प्रेम कहानी है। आपको याद होगा अलाउद्दीन खिलजी से फिरोजा ने कह दिया था कि बर बरू तो बीरम देव, नहीं तो रहूं अनक कुवारी। पिताजी अगर शादी करूंगी तो बीरम देव से, नहीं तो जिंदगी भर उसी की यादों के सहारे काट लूंगी। ये बात हो गई। उसके बाद बचनिका। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले रासों में एक चीज बताई थी, काव्य ग्रंथ होते हैं रासों, और काव्य में अगर पूछ लिया जाए गद्य पद्य की मिश्रित तुकांत जो रचना होती है, मिश्रित तुकांत क्या होती है दोस्तों, रचना होती है, वो भी किसकी, आपके गद्य और पद्य की। ये बात विशेष रूप से नोट में जोड़ दे रहा हूं इस पर। अब इसमें आगे आपको लिखा जाए काव्य, काव्य ग्रंथ की रचना जिसमें गद्य पद्य की रचना होती है, जिसमें अत्यानुप्रास अलंकार होता है, अत्यानुप्रास अलंकार हो, वह जो रचना होती है वो रचना कौन सी कहलाती है, बचनिका कहलाती है। कौन सी कहलाती है मेरे लाडलो, बचनिका कहलाती है। तो गद्य पद्य की मिश्रित तुकांत रचना जिसमें अत्यानुप्रास अलंकार होता है, वो शैली कौन सी कहलाती है, वचनिका। और उदाहरण के लिए अचलदास खिचीरी वचनिका। अचलदास खिचीरी वचनिका किसने लिखी है, शिवदास गार्डर ने लिखी है। इसमें गागरोन के राजा अचलदास खिची का क्या है, जिक्र किया गया है ना। इसके अंतर्गत आपको पता होगा अचलदास खिचीरी और बीकानेर की उमादेव सांखले के विवाह का वर्णन है, जो बारात रुकी थी साल 1.5 साल तक। दूसरी बात, इसके अंतर्गत जो गागरोन का पहला साका हुआ है उसका जिक्र है, ठीक है। उसके बाद आती है साहब आपकी कौन सी, दवावेत। अगली जो शैली है मेरे लाडलो वो कौन सी है, दवावेत। शब्दों से पकड़ लेना, शब्द से ही आपको रचना पकड़नी है। देखिए यहां आपसे एक चीज ध्यान रखना, राजस्थानी साहित्य लेखन की कलात्मक शैली जो दोहों के रूप में लिखी जाती है, लेकिन उस दोहों के रूप में उर्दू और फारसी की क्या होगी साहब, शब्दावली होगी। यही बात पकड़नी है बस। राजस्थान साहित्य लेखन की वह शैली जिसकी रचना दोहों के रूप में की जाती है, उर्दू फारसी शब्दावली से युक्त। तो राजस्थान साहित्य की रचना उर्दू और फारसी शब्दावली से युक्त जो रचना होगी, जिसकी रचना दोहों के रूप में करेंगे, वो दो रचना कौन सी कहलाएगी, दवावेत। वो लेखन कौन शैली कौन सी होगी, दवावेत। जैसे उदाहरण के लिए राजा जयसिंहरी दवावेत, अखमाल देवड़ारी दवावेत, अजीत सिंहरी दवावेत, ये लिखी गई है। ये जो लिखी गई है उर्दू फारसी शब्दावली में दोहों के रूप में लिखी गई है। यानी उर्दू फारसी शब्दावली जो होती है वो दोहों के रूप में लिखी जाती है साहब, वो अपनी कौन सी होती है साहब, दवावेत होती है। अगली शैली कौन सी है, मरस्या। नाम से ही स्पष्ट हो रहा है शोक परक ग्रंथ है। शोक परक यानी किसी प्रभावशाली की मृत्यु हो जाती है, किसी प्रभावशाली व्यक्ति या उच्च कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति या राजा या कोई सामंत की कोई मृत्यु हो जाती है, तो उसका शोक प्रकट करने के लिए, किसकी रचना की जाती है, मरस्याओं की। इसमें उस व्यक्ति के चारित्रिक गुणों की क्या होती है साहब, विशेष चारित्रिक गुण। चारित्रिक गुणों के साथ साथ वीरतापूर्ण कार्यों की क्या मिलती है साहब, जानकारी मिलती है। जब किसी आदमी का देहांत हो जाता है तो अपन भी कह देते हैं कि यार उसमें एक गुण तो था यार, वो कभी झूठ नहीं बोलता था, नारी का बड़ा सम्मान करता था, माँ बाप का बड़ा आदर करता था। ये गुण है हमारे चरित्र के, और उसने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी है ना, वो अपने हित में लड़ी है, वीरता से लड़ा है। तो ये सारे काम जब व्यक्ति मर जाता है तो शमशान घाट में करते, यार कितना अच्छा आदमी था, सबसे बड़ा हेल मेल के रखता था, मेल जोल के साथ रहता था, व्यवहार से रहता था, ना तो उसके मुंह से कभी निकली नहीं। ये कहने को सुनने को मिलता है अपने को। तो जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक प्रकट करने के लिए जिस ग्रंथ की रचना की जाती, जिस शैली में ग्रंथ की रचना की जाती है, वो कौन से होते हैं, मरस्या। उदाहरण, राणे जगपत मरस्या। मेवाड़ के राजा राणा जगत सिंह सेकंड की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। कौन सा, राणे जगपतरा मरस्या। प्रकाश,
हाईलाइट, सीधा सा समझना। अपन जब पढ़ते थे स्कूली जीवन में तो लिखते थे विवेकानंद जी के ऊपर प्रकाश डालिए, महात्मा गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर प्रकाश डालिए। यानी कोई विशेष घटना है, उस घटना के जिक्र करना है अपने को, विशेष घटना का जिक्र। जैसे किसी व्यक्ति, आपसे कह दूं कि सुरजीत सिंह बैसला पर प्रकाश डालिए साहब, किसी वंश, मैं कह दूं गोहिल वंश पर प्रकाश डालिए, किसी घटना, मैं कह दूं मतिरे की राड़ पर प्रकाश डालिए। यानी सिर्फ उसी विषय से संबंधित जो रचना होती है, वो रचना करने वाली जो कृति होती है, उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? आपकी प्रकाश कहते हैं। ठीक है, तो किसी व्यक्ति, वंश या घटना का विशेष उल्लेख करने वाली जो रचना होती है वो क्या कहलाती है साहब? आपकी प्रकाश कहलाती है। उदाहरण के लिए यहां पर बहुत सारी प्रकाश है। पाबू प्रकाश को लिखा किसने? मोड़जी आसिया ने। सूरज प्रकाश को लिखा दोस्तों किसने? कर्णिदान ने। जो आपका गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का। ये जैतारण पाली में नहीं है बेटा, वर्तमान में जैतारण आपको याद रखना मेरे लाडलो। ये जो जैतारण है आपका, वर्तमान में आपसे पूछ लिया जाए कि जैतारण कहां पर है, तो जैतारण में अगर आपसे पूछ लिया, जैतारण है साहब आपका कहां? ब्यावर। वर्तमान में जैतारण कहां पर है दोस्तों? आपके ब्यावर में है। कहां पर है? ब्यावर। और ये गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ था? तो 4-5 जनवरी 1544। इसी युद्ध के बारे में कहा था कि किसने? शेरशाह सूरी ने। आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए, आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ये जो बात कही थी, ये किसने कहा था? शेरशाह सूरी ने। कौन से युद्ध को लेकर कहा था? गिरी सुमेल के युद्ध को। उदय प्रकाश लिखा है किशन सिंडायच, केहर प्रकाश बख्तावर सिंह ने, राज प्रकाश किशोर दास ने, भीम प्रकाश रामदान लालस के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? रामदान लालस के द्वारा। तो प्रकाश का मतलब किसी व्यक्ति, वंश या घटना के विशेष उल्लेख करने वाली जो रचना होती है उसको कहते हैं अपन प्रकाश। अगला, विलास। ध्यान रखना, विलास का मतलब मनोरंजन, यानी कि राजनीतिक विषयों के साथ साथ अगर आपको दिख जाए कहीं आमोद प्रमोद, राजनीतिक विषयों के साथ साथ आमोद प्रमोद से जुड़े हुए पहलुओं की जो जानकारी मिलती है उसको अपन क्या कहते हैं? विलास कहते हैं। ये साहित्य लेखन की शैली कौन सी होगी बेटा? विलास होगी। कौन सी होगी? विलास। उदाहरण के लिए जगत विलास लिखा किसने? नेकराम ने। राजविलास लिखा किसने? मान कवि ने। और भीम विलास लिखा किसने? शंकर राव ने। तो ये जो शैली है आपके राजनीतिक विषयों के साथ साथ आपको ध्यान रखना आमोद प्रमोद की जानकारी मिलती है, वो जो शैली है वो कौन सी कहलाती है? आपकी विलास कहलाती है। कौन सी कहलाती है? विलास। ठीक है, उसके बाद पर्ची, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया है, पूछा जाएगा और पूछा जाता है, पूछा जाएगा और पूछा जाता रहेगा। पर्ची का संबंध भजनलाल जी से मत लगा लेना कोई। पर्ची, अगर पर्ची साहित्य की बात आ जाए तो पर्ची में सीधे सीधे पर्ची आ जाए तो अपने को याद रखना संत महात्मा। पर्ची का संबंध किससे होगा? संत महात्मा। जहां भी आपको दिख जाए संत महात्मा की जीवनी लिखने की शैली कौन सी है? तो पर्ची। संत महात्माओं के जन्म स्थान, जाति, परिवार की जानकारी मिलती है तो बोला पर्ची। पर्ची पर्ची चलना है अपने को, है ना। तो इसके अंतर्गत ध्यान रखना संत महात्माओं का जीवन परिचय जिन पदबंध रचनाओं में, कौन सी रचनाएं होती हैं? पदबंध। पदबंध जो रचनाएं होती हैं, रचनाओं में मिलता है, उसे राजस्थान में क्या कहा जाता है? पर्ची कहा जाता है। तो साधु महात्माओं का जीवन जो परिचय है वो पदबंध रचनाओं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? राजस्थान पर्ची कहते हैं। इसके अंतर्गत संत का नाम मिलता है, जन्म स्थान आपको मिलेगा, उसकी जाति मिलेगी, उसके परिवार के अन्य सदस्यों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। एग्जाम के लिए संत कबीर की पर्ची, मीराबाई की पर्ची। तो संत महात्मा का जीवन परिचय होता है पदबंध रचनाओं, उसको अपन क्या कहते हैं? पर्ची कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला, टब्बा एवं बाला बबोध। इसमें ध्यान से सुनना, टब्बा में बाला बबोध होता क्या है? जैसे पूरा लेटर लिख लिया, निबंध लिखते थे, निबंध में उपसंहार आता था, पूरे निबंध का एक सार होता था, उसको अपन क्या कहते हैं? उपसंहार।
तो यहां पर क्या है, मूल रचना के स्पष्टीकरण के लिए, जो मूल रचना अपन ने लिखी है उसके स्पष्टीकरण के लिए पत्र के किनारों पर लिखी गई संक्षिप्त टिप्पणियां, मूल जो रचना होती है उसके लिए पत्र के किनारों पर लिखी गई संक्षिप्त जो टिप्पणियां होती है, उन टिप्पणियों को क्या कहा जाता है, टब्बा एवं बलबबोध कहा जाता है। टब्बा एवं क्या कहा जाता है, बलबबोध कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए उपदेश बलबबोध, ये लिखा है किसने, सोम सुंदर सूरी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, सोम सुंदर सूरी के द्वारा लिखा गया है। अगला देखते हैं, कक्का, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये प्रश्न बहुत बार आ रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं सबसे ज्यादा। और मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, जब भी आपको ये वीडियो मिले दोस्तों, आप इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। अपने जो भी भाई, अपने सगे संबंधी जो तैयारी कर रहे हैं, और आपके जितने भी आपके मोबाइल में सोशल मीडिया के ग्रुप हैं, जितने भी स्टूडेंट आपसे जुड़े हैं, उनसे एक बार कहना कि एक बार गुरुजी की क्लास लेकर देखो। कंटेंट अगर पढ़ना है तो दोस्तों मेरे साथ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैं आपको लगातार क्लासें उपलब्ध करा रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले कक्का, देखिए इस शैली में वर्णमाला के 52 वर्ण में से प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारंभ, बस। वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, 52। उन 52 वर्णों में से प्रत्येक 52 वर्णों में से प्रत्येक वर्ण से जो रचना प्रारंभ की जाती है उसको क्या कहते हैं, कक्का कहते हैं। अपने वो वाला नहीं, काको कक्का चाचा, वो वाला कक्का नहीं है, ये कक्का होता है साहित्य लेखन की शैली। इसमें वर्णमाला के 52 वर्णों में से प्रत्येक 52 जो वर्ण होते हैं उनसे क्या करते हैं, रचना करते हैं, वो कक्का कहलाती है, ठीक है। उसके बाद आती है झमाल। झमाल क्या होती है दोस्तों, ये काव्य मात्रिक छंद है जिसमें पहले पूरा दोहा होगा, जैसे मंगल भवन या मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। फिर 5वें चरण में दोहे के 5 बार बोलना पड़ेगा। फिर उस 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण की पुनरावृत्ति की जाती है। मंगल भवन या मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, 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 द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। 5 चरण के बाद में अंतिम जो चरण की जो पुनरावृत्ति होती है, दोहे के अंतिम चरण की जो पुनरावृत्ति होती है उसको क्या कहते हैं, झमाल। राव इंद्र सिंगरी झमाल, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, झूलना। झूलना में क्या होता है, यह भी एक मात्रिक छंद होता है। इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण, अंत में क्या होते हैं, यगण होता है। याद रखना, 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में क्या होता है, यगण होता है। उसको अपन कौन सी शैली कहते हैं, झूलना कहते हैं। अमर सिंह राठौड़ा रा झूलना, किसका, अमर सिंह राठौड़ा रा झूलना, ठीक है। उसके बाद साखी। साखी का मूल रूप होता है साक्षी। साखी का मूल रूप क्या होता है, साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है आंखों देखी बात का वर्णन। अपन कहते हैं ना, आंखों देखी घटना का जिक्र किया है, अर्थात गवाही देना, विटनेस, आई विटनेस जिसको कहते हैं अपन, आई विटनेस मौजूद है इस केस का। तो अपने आंखों के समय जो घटना घटेगी, आंखों के सामने घटना घटेगी, उस घटना को अगर अपन लिखेंगे जिस साहित्य लेखन की शैली में, वो साहित्य लेखन की शैली कौन सी होगी, साखी। जैसे कबीर की साखियां, किसकी साखियां बेटा, कबीर की साखियां, ठीक है। उसके बाद श्लोका, ये श्लोक का बिगड़ा हुआ स्वरूप है। संस्कृत के श्लोक शब्द का बिगड़ा हुआ स्वरूप है, बिगड़ा हुआ है ये, है ना, बिगड़ा हुआ स्वरूप है, जिसमें राजस्थानी भाषा में धार्मिक, ऐतिहासिक, उपदेशात्मक श्लोक लिखे जाते हैं। अब कोई श्लोक है जो बिगड़ गया है, उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है ना, और उसमें से धार्मिक, ऐतिहासिक या उपदेशात्मक श्लोक लिखे जाते हैं, उसको कहा जाता है राव अमर, कौन सी साहित्य लेखन की शैली, श्लोका। राव अमर सिंह रा श्लोका। दुहा, राजस्थान के वीर एवं दानी पुरुषों के जीवन के संबंध में असंख्य दोहे लिखे जाते हैं। हमारे राजस्थान में अनेकों वीर पुरुष हुए, अनेकों दानी हुए। दानी हो तो कर्ण जैसा, दानी हो तो आपके बहुत सारे शासक हैं आपके, ठीक है। तो राजस्थान में
वीर तथा दानी पुरुषों के जीवन संबंधित असंख्य दोहे लिखे जाते हैं, उस साहित्य लेखन की शैली को क्या कहा जाता है? दोहा कहा जाता है। अखेराज सोनगरा, अखेराज सोनगरेरा दोहा, ढोला मारूरा दोहा, ये जो रचना है, ये रचना है, आपको ध्यान रखना। और ये अपनी साहित्य लेखन की शैली क्या हो जाती है? कंप्लीट। एक बार मैं वापस से रिवाइज कर देता हूं। दोहा क्या होता है? ध्यान से सुनना। राजस्थान के वीर व दानी पुरुषों के जीवन से संबंधित असंख्य दोहे होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? दोहा कहा जाता है। उसके बाद श्लोका, संस्कृत भाषा का, संस्कृत के श्लोकों का जो बिगड़ा हुआ स्वरूप होता है, जो धार्मिक, ऐतिहासिक, उपदेशात्मक श्लोके लिखे जाते हैं। उसके बाद होती है साखी, का मतलब होता है साक्षी। साक्षी का मतलब आंखों देखी घटना का अवकन वर्णन करते हैं, वो क्या कहलाती है? साखी। उसके बाद होता है बेटा कौन सा? झूलना। झूलने में क्या होता है? इसमें 24 अक्षर के वर्णिक छंद के अंत में यगण आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यगण आता है साहब, वो कौन सी रचना होगी आपकी? झूलना। उसके बाद कक्का। कक्का का मतलब वर्णमाला के 52 वर्णों में से प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारंभ कर सके, वो क्या कहलाती है? कक्का। झमाल, इसमें पहले दोहा, फिर 5 चरणों में, फिर अंतिम चरण में दोहे के 5वें चरण में दोहे के अंतिम चरण की क्या की जाती है? पुनरावृत्ति की जाती है। ठीक है। उसके बाद है टब्बा बाला बबोध। मूल रचना के स्पष्टीकरण के लिए, जैसे ये आपकी मूल रचना है, यहां मैं आपको किनारों पर कुछ लिखूं, वो साहब क्या कहलाएगी? आपकी टब्बा बाला बबोध कहलाएगी। उसके बाद पर्ची, संत महात्माओं की जानकारी जिस शैली के अंतर्गत से मिलती है, वो पर्ची है आपकी। फिर उसके बाद आती है विलास, राजनीतिक विषयों के साथ साथ आमोद प्रमोद की घटनाओं का जिक्र करते हैं। फिर उसके बाद आती है प्रकाश, किसी व्यक्ति, वंश या घटना पर विशेष उल्लेख करने वाली जो रचना होती है, उनको अपन क्या कहते हैं? प्रकाश साहित्य। फिर उसके बाद मरस्या, मरने पर शोक प्रकट करने के लिए जो ग्रंथ लिखे जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? मरस्या कहते हैं। फिर उसके बाद दवावेत, कलात्मक शैली जो दोहे के रूप में लिखी जाती है राजस्थान की, लेकिन उसमें उर्दू और फारसी शब्दावली युक्त होगी, वो क्या कहलाती है? दवावेत। वचनिका, गद्य और पद्य की मिश्रित रचना जिसमें अत्यनुप्रास होगा, वो कौन सी कहलाएगी? वचनिका। उसके बाद बात का मतलब होता है ऐतिहासिक, पौराणिक, काल्पनिक, प्रेम परख आख्यानों पर विषय बात साहित्य क्या की जाती है? रचना जिसमें सामाजिक कुरीतियों क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है। उसके बाद आती है साहब बेली, राजाओं के साथ साथ सामंतों की विद्वता, वीरता, इतिहास प्रेम, स्वामी भक्ति, उनकी वंशावली की जानकारी मिलती है, वो कौन सी होती है साहब? साहित्य लेखन शैली बेली। उसके बाद आते हैं साहब आपके कौन से? रासो। रासो की मैं आपसे बात करूं दोस्तों, तो राजा महाराजाओं की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ, जिसमें उनकी वीरतापूर्ण युद्ध अभियान, संक्षिप्त वंशावली क्या मिलती है? जानकारी। उसके बाद आती है साहब आपके विगत। विगत का मतलब होता है बड़ा, यानी किसी विषय का विस्तृत वर्णन के साथ साथ उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक जानकारी जो मिलती है, वो शैली कौन सी होती है? विगत। ख्यात क्या होती है दोस्तों? तो ख्यात मैंने आपको बता देता हूं, इतिहास परक ग्रंथ होते हैं, इतिहास परक ग्रंथ होते हैं जिनकी रचना तत्कालीन शासकों ने अपनी मान मर्यादा, वंशावली के लिए करवाई। ख्यात नामांकन पर हो सकती है, वंश, राज्य या लेखक के नाम पर हो सकती है। ख्यात कितने प्रकार की होती है? 2। एक तो संलग्न और एक कौन सी होती है? बात। संलग्न का मतलब इतिहास क्रमबद्ध रूप से लिखा जाएगा, और बात का मतलब छोटी बड़ी बातों को जोड़कर लिखी जाती है। ठीक है। दूसरी बात, इतिहास ये आपको बता चुका हूं। उसके बाद में ख्यात लेखन का जो प्रारंभ हुआ, वो मुगल शासक किसके समय हुआ? अकबर के समय। ख्यात लिखी जाती है चारण या कायस्थ जाति के पंचोलियों द्वारा। अपवाद कौन हुए? मुहूर्त, नैणसी, ओसवाल जाति के थे। ठीक है साहब। ये अपनी आज की जो राजस्थान साहित्य लेखन की शैलियों की जो क्लास थी, वो क्लास आपकी कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, जब भी आप इस क्लास को देखें, आपसे अनुरोध है कि आप जिस चैनल से देख रहे हैं, जिस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।